अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान हम जानते हैं कि इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है और IMF के जो मिशंस हैं ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के दौरे पर आते रहते हैं। और आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं कि IMF ने एक और मिशन पाकिस्तान भेजा है, जो अपनी नौयत का पहला इस तरह का मिशन है, जो जायज़ा लेगा पाकिस्तान में एक तो जो गवर्नेंस के हवाले से रिव्यू करेगा और उसके अलावा करप्शन के जो मसाइल हैं उन पर भी बात करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आखिर IMF तो वैसे जो शराइत हैं वो आगे चल के बात भी करेंगे। जो हमें बेल आउट प्रोग्राम मिला है वो तो आयद की ही हैं, लेकिन अब तो वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी वो जा रहे हैं। तो क्या उनका ये मैंडेट है? तो शहबाज, सबसे पहले तो ये जो मिशन पाकिस्तान में उसका आगाज़ हो गया है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, यानी कि यूजुअल जो रिव्यू मिशंस होते हैं ये उससे हट के है। और इसका जो टाइटल भी है वो रखा गया है कि पाकिस्तान गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट मिशन। हम आई थिंक 75 ईयर्स से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मसाइल की जड़ क्या है उसकी तशखीस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसमें पता भी है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद कुछ कर नहीं पाई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, और अब ये IMF ने बीड़ा उठाया है। तो डू यू थिंक कि सबसे पहले तो इस मिशन की ज़रूरत क्यों पेश आई है, और क्या ये जो ओवरऑल हम IMF के प्रोग्राम में ये उसी का हिस्सा है या ये कुछ सेपरेट अरेंजमेंट है? कामरान, ये उसी का हिस्सा है जो IMF के साथ 40 शराइत तय पाई थी पिछले साल सितंबर में। और उन 40 शराइत में से एक शर्त ये थी कि जुलाई 2025 तक एक गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट होगी। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट, तो ये इसका नाम है। ये IMF की शर्त पहले से ही तय है और उसी की इम्प्लीमेंटेशन में ये जो मिशन है ये पाकिस्तान पहुंच चुका है। आपने सही फरमाया, ये अपनी नौयत का शायद पहला ऐसा मिशन होगा और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं इसकी वर्किंग की वो बड़ी फार रीचिंग हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि IMF जो डायग्नोस करेगा उसके ऊपर जो अपनी सिफारिशात देगा और उन सिफारिशात पे ये अमल दरामद भी करा सके। ये नाज़रीन बहुत बड़ी ये खबर है और इसका जो दायरा कार इतना वसी है इस मिशन का कि शायद ही पाकिस्तान का कोई अहम इदारा हो जिस तक इसकी दस्तरस हासिल नहीं होगी। पाकिस्तान में करप्शन की रोकथाम के लिए और गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये मिशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये 6 फरवरी को मिशन पाकिस्तान आया था और ये 14 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा। कम से कम 19 वजारतों और जो मुख्तलिफ सरकारी रियासती इदारे हैं उनसे ये मुलाकातें करेगा। और इसका जो मेजर अगर इसका फोकस देखें 5 बड़े एरियाज हैं जहां पर ये फोकस करेगा। और जैसे जैसे मैं एरियाज का नाम लेता जाऊंगा आपको अंदाजा होता जाएगा कि ये कैसे मुख्तलिफ है ये मिशन। रूल ऑफ लॉ इसका बहुत बड़ा फोकस होगा, एंटी करप्शन जो है वो इसका फोकस होगा। उसके साथ जो पाकिस्तान में वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को जिन्होंने हाईजैक कर लिया है उसको देखेगा कि कैसे ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर उन पॉलिसीज़ को कैसे मिसयूज़ करके जो है करप्शन भी पाकिस्तान में अगर कहीं होती है। फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग है, कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, इसकी भी असेसमेंट करेगा। ये पिछले प्रोग्राम का भी हिस्सा रहा है। और जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है उसकी भी असेसमेंट करेगा। इस सिलसिले में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उससे इसकी एक मुलाकात भी तय है, अगले हफ्ते होगी, और जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हैं उसके जो तरीक़ेकार है उसका जायजा लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी एक इजलास है, एक मीटिंग इनकी है जिसमें जुडिशल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस ये दो बहुत अहम जुज़्व है इस मिशन के। जुडिशल इंटेग्रिटी और उसकी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की उसका भी ये जायजा लेगा। इसमें और कामरान बेतहाशा चीज़ें हैं, लेकिन ये फॉर द फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे कि IMF पाकिस्तान में जजों की तैनाती के तरीक़ेकार, जजों की आज़ादी, उनके काम करने की के लिए जो आज़ादी है उसका जायज़ा लेगा IMF। और अगर कोई ये समझता है, मतलब समटाइम ये एक कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है कि अभी जो 26वीं आईनी तरमीम आई है जिसके बाद ये कहा जाता है कि जजों की जो एक इंडिपेंडेंस होती थी, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस होती थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अगर कोई ये समझे कि उसके बाद ये मिशन पाकिस्तान आया है, ऐसी बात नहीं है। मतलब इसकी टाइमिंग तो उसके साथ कोइंसाइड कर रही है जो सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन इस मिशन के हवाले से जो फैसला था कि ये मिशन पाकिस्तान आएगा ये पिछले साल जो है वो सितंबर में हो चुका। जो शराइत आपने बताई उसमें तो कुछ शराइत ऐसी हैं जिस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है और उसके बगैर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा।
अब ये जो मिशन है, ये जब अपना जो भी तशखीस करता है पाकिस्तान के, और आई थिंक हमारे पास वक्त कम ख़त्म हो जाएगा जितने तमाम एरियाज़ को इन्होंने कवर किया है, क्या ये सिर्फ जायज़ा लेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो जजेस की तैनाती है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये ठीक तरीके से नहीं होती, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वो सिर्फ क्या उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रेकमेंड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसको ठीक करें, या अगर उसमें उनको खामियां नजर आएंगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारा जो प्रोग्राम है IMF का उस पर होगा? देखिए कामरान, इसके बारे में हतमी बात इस स्टेज के ऊपर कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो IMF की दस्तावेज़ात अवेलेबल हैं, वेबसाइट के ऊपर भी पड़ी हुई हैं, जो जब सितंबर में प्रोग्राम अप्रूव हुआ था उसके बाद जो डॉक्यूमेंट IMF ने रिलीज़ किया, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो IMF देगा। वो रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान जारी करेगी, बाकायदा उसको रिलीज़ करेगी 31 जुलाई 2025 तक, और वो जो रिपोर्ट होगी उसमें एक तो असेसमेंट होगी, रिकमेंडेशंस होंगी, और फिर उसके आगे अमल दरामद करना भी उसमें शामिल होगा। अब इस तरह की जो शराइत होती है स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, ये एक बुनियादी वो तब्दीली चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जब स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होते हैं, कोई भी हुकूमत माजी में हमने जो देखा है, अगर नॉट दिस कंडीशन कोई और भी शर्त हो सकती है, जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क हो उस पर अमल दरामद ना हो तो उसको या तो फिर IMF परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में ले जाता है या उसको फिर किसी रिव्यू का प्रायर एक्शन बना देता है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कौन सी ऑप्शन IMF पिक करेगा वो बात की बात है। इस वक्त इस टाइम के ऊपर इस मिशन का पाकिस्तान में होना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक तो हम पहले भी कहते रहे हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके जो मगरबी ताकतें हैं, उनका पाकिस्तान के बारे में एक इत्तफाक राय है बहुत से इश्यूज के ऊपर, क्योंकि ये अगर उनका मैंडेट देखें तो इससे पहले कुछ दिन पहले ही आपको पता है कि EU का एक मिशन भी पाकिस्तान आया था, उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं ऑन GSP+, उसमें भी अगेन उन्होंने जो हमारे जुडिशरी के लोग हैं उनके साथ मुलाकात की, रूल ऑफ लॉ के जो मामलात हैं, करप्शन के मामलात हैं, उसका भी वो जायजा ले रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोऑर्डिनेटेड ये मूव है, क्योंकि आई एम श्योर कि जो IMF है वो आइसोलेशन में तो काम नहीं कर रहा ना, उसके तमाम जो ये पावरफुल कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी, बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। तो डू यू थिंक एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि जो पाकिस्तान के क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए? कामरान, जो यूरोपीय यूनियन का GSP+ का मिशन आता है ना, उसमें पाकिस्तान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के 27 कन्वेंशन है उन पर दस्तखत किए हुए हैं, रेटिफाई किया हुआ है, और उस पर अमल दरामद करने का पाकिस्तान पाबंद है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये उससे हटके, हाँ ये बात ज़रूर है कि ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है $7 अरब का, जिसकी ये शर्त है, ये गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस उसकी शर्त में शामिल है। आउट ऑफ द 40 कंडीशन, 40 शराइत में से एक शर्त ये है। उसके उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, और बाद में हमारे जब IMF के जो मुकामी यहाँ पे लोग हैं, उनके मिशन नॉट मिशन चीफ, उनके जो कंट्री हेड हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा था इस दफ़ा जो है पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है विद अदर पार्टनर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, उनके साथ होगी, जिसकी तरफ आप भी बात कर रहे हैं। और अभी जब वर्ल्ड बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अगर आप देखें, उसका डॉक्यूमेंट देखें, उसके अंदर भी ये बुनियादी शर्त है कि, शर्त तो नहीं, उनके अंदर भी ये बुनियादी उन्होंने एक पॉइंट रखा हुआ है कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी कोऑर्डिनेशन में वो जो $20 अरब की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। अब इसमें 3-4 और जो बड़ी चीज़ें इस पर अगर बात कर लें, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है उसके साथ भी इसकी मुलाकातें होंगी, और जिसमें जो मशकूक किस्म की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं और जो ग्लोबल एंटिटीज़ की तरफ, लेट से पाकिस्तान दुबई में कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसका डाटा पाकिस्तान आ गया। जब वो डाटा पाकिस्तान आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, जैसे वो लंदन वाला केस है आपका मलिक रियाज साहब वाला, उसका डाटा पाकिस्तान आ जाता है, तो उसका आगे कैसे यूज़ करती है, ये एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, दुबई से इन्फॉर्मेशन आ रही है, OECD से इन्फॉर्मेशन आ रही है मशकूक ट्रांजैक्शंस की, तो उसके ऊपर क्या करेगा। फिर नॉट ओनली दैट, जो एक नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT अथॉरिटी पाकिस्तान में नहीं बनी, ये अथॉरिटी भी चंद माह पहले बनी है, जो डोमेस्टिक करप्शन होती है पाकिस्तान में और जो डोमेस्टिक मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसकी जो प्रोसीड्स होती हैं, उसको ये अथॉरिटी कैसे डिटेक्ट करेगी, उसकी सुपरविजन कैसे करेगी, और उसको रोकथाम के लिए उसके लिए क्या इंतजाम करेगी, वो इसके मैंडेट में शामिल है। लॉ मिनिस्ट्री से भी इसकी मुलाकातें होंगी, जिसमें जो लीगल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशरी, प्रॉपर्टी जो राइट्स की प्रोटेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इन्फोर्समेंट है, उसके हवाले से ये लोग बात करेंगे। देन मल्टीपल मीटिंग विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम है, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसकी ओवरसाइट, उनके जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वहाँ पे अगर कोई बैंकिंग सिस्टम के अंदर करप्शन हो रही है तो उसको चेक करने के लिए जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्या कवानीन ठीक है, उसके रूल्स ठीक है, उसकी रेगुलेशंस ठीक है। ये एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर मैं खुद भी चाहूँगा कि IMF फोकस करे। उसकी वजह यह तासुर है कि एक पैदा हो गया है और जिसकी कुछ
वो जो तासुर है बगैर किसी वजह के नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लगता है कि बैंक्स कुछ भी कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। सोलर पैनल्स की इंपोर्ट के अंदर कोई 70 अरब रुपए की ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान की 5 बैंक्स इन्वॉल्व हैं। और ये डाटा मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में कई दफा पेश हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन हुई, इंस्ट्रक्शन पास हुई। स्टेट बैंक ने उन 5 बैंकों का कुछ नहीं किया। कोई नॉमिनल अगर किसी के ऊपर पेनल्टी लगा दी हो तो हमें नहीं पता, पर वो पेनल्टी जो होती है उनके लिए मीगर होती है कंपेयर टू द बेनिफिट दैट दे गेट। इसी तरीके से ओवरऑल जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर ये कमीशन जो है वो डिस्कशंस करेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है इनका, उनके जो इनलैंड रेवेन्यू के जो ऑपरेशन है, उनके कस्टम्स के ऑपरेशन, एसेट डिक्लेरेशन का जो निज़ाम है, उनके पास जो डेटाबेस है एसेट्स का उसके हवाले से, देन उनकी टैक्स पॉलिसी के फंक्शन, जो पॉलिसी बनती है एफबीआर की उसके बनाने में और उसकी इंप्लीमेंटेशन में करप्ट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसका डायग्नोसिस करना, देन फेडरल लैंड कमीशन। आज ये एक अगेन बहुत सारे ऐसे एरिया जिसके ऊपर हम एज अ जर्नलिस्ट भी फोकस नहीं कर पाते, बट आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। इवन के फेडरल लैंड कमीशन जो है उसके साथ भी एक मीटिंग है जिसमें जो लैंड की जो गवर्नेंस है पाकिस्तान में उसके हवाले से ये जायजा लेंगे। क्लाइमेट चेंज से इनकी मीटिंग है। हाउसिंग एंड वर्क से, हाउसिंग एंड वर्क्स में जो प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन है पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहां पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीएफटी, कम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसके हवाले से। फिर बेनिफिशियल ओनरशिप यहाँ पे ये कंपनी किसी के नाम लेकिन एक्चुअल बेनिफिशियरी पीछे कोई और बैठा हुआ है, उसके हवाले से क्या निजाम है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ इनकी मुलाकातें होंगी, जहां पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ खास तौर पर जो एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम है ब्यूरोक्रेट्स का, वो किस हद तक इफेक्टिव है नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास कुछ फंड्स हैं उसके हवाले से। फाइनेंस डिवीजन के साथ मुलाकातें, प्लानिंग डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इसका मैंडेट है इस मिशन का। और अगर ये सारा अपना काम ठीक कर ले, ये जो मिशन आया है पाकिस्तान पहुंच चुका है, 14 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा, और इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो शायद पाकिस्तान में वो वेस्टेड इंटरेस्ट, वो जो एलीट कैप्चर जो आज तक पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहा है, पाकिस्तान को निचोड़ रहा है, उसका कोई हल निकल सकता है। शहबाज, इसमें मेरे ख्याल में जो आपने जितनी तफसीलात गिनवाई हैं, मेरे ख्याल में हम ही रह गए हैं जो मिल नहीं रहे हमसे, तो हमसे ही मिल लेते जो ये टीम आ रही है। और दूसरा, मुझे ये जितना उनका मैंडेट है, मुझे लग रहा है कि ये कोई इलॉन मस्क टाइप, आपको पता है कि ये उसके लिए इसका मैंडेट लग रहा है। वैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली इलॉन मस्क भी वहां पे यही काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि असल अमेरिका के इस वक्त जो सदर हैं वो ट्रंप नहीं बल्कि इलॉन मस्क हैं, और वो जो उनका डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, उन्होंने भी जो ट्रंप ने खुला मैंडेट दे दिया है कि फौज से लेके जुडिशरी से लेके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जहां जहां है, उन्होंने कहा जी कि उनकी रिफॉर्म्स करें, उसका रिव्यू करें। तो ये मुझे लगता है कि आईएमएफ का ये जो मिशन है उससे मिलता जुलता है कि पाकिस्तान में कोई शोभा छोड़ा नहीं है। जो काम है वो तो हमने इसाक डार साहब की सरबराही में कमेटी बनाई, इसके ऊपर हमने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था। गवर्नमेंट एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए डार साहब की कमेटी है 20 मेंबरान की, और वो कमेटी वो भी देखेगी ना, वो जो $1 अरब की। डार साहब को आपने इलॉन मस्क के साथ मिलाया, तो आई एम श्योर के प्रोग्राम के बाद आपको वो कॉल करके मेरे ख्याल में दावत तो जरूर देंगे, कहेंगे राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। कब से कह रहा हूं कि डार साहब वापस कर दे, मुझे वापस नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक तो ये मिशन की हमने बात की कि ये मुख्तलिफ नौइयत का मिशन है। ओवरऑल हम स्टिल IMF के प्रोग्राम में, आपको पता है, और उसका जो रिव्यू है वो भी होना है, और उसमें जो शराइत रखी है IMF ने किस हद तक हमने पूरी की हैं, उसके हवाले से वजारत खजाना ने एक रिपोर्ट जारी की है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमें जो $7 अरब का IMF का बेल आउट प्रोग्राम मिला है, उसका जो पहला रिव्यू है वो एक्सपेक्टेड है मार्च अप्रैल में, और उस रिव्यू के लिए IMF ने 5 शराइत रखी थी, और उसको पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद करना था, और वो जो अमल दरामद हो जाएगा तो उसके बाद ही पाकिस्तान को जो अगली किस्त है IMF के प्रोग्राम की वो जारी होगी। वजारत खजाना ने इसके हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 5 में से 3 जो शराइत हैं पाकिस्तान ने ऑलरेडी मीट कर ली हैं, और वो क्या शराइत हैं अगर उस पर डालें तो? ये 5 शराइत तो टोटल नहीं है, टोटल शराइत तो आपको जैसे 40 में से बहुत सारी। इस रिव्यू की मैं बात करता हूं, मैं इसी रिव्यू की बात कर रहा हूं। इस रिव्यू में 5 बड़ी फिस्कल रिलेटेड जो शराइत हैं, ये वो शराइत होते हैं जिससे आपके जो फिस्कल डिसिप्लिन है, मालियाती जो इनका नज़्म ज़ब्त है, उसके हवाले से। इसमें 1-2 अभी और चीजें हैं जिसके ऊपर मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो जब आ जाएगी तो वो भी फिस्कल है। लेकिन ये जो की कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, चूंकि अब ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ वफाक तक महदूद नहीं है, 4 सूबाई हुकूमतें उसमें पार्टनर है। तो 5 बड़ी शराइत जो है जिसमें से 3 पे अमल दरामद हुआ है।
कंडीशन नंबर 1 के जो ओवरऑल प्राइमरी बजट सरप्लस हुकूमत का कितना होगा कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद। उसकी शर्त नंबर 2, जो सूबाई हुकूमतें हैं चारों, उनको मिला के एक खास हद तक उनको प्राइमरी बजट सरप्लस अपने बजट में से सेविंग्स करनी है। शर्त नंबर 3, चारों सूबाई हुकूमतों ने जो है अपने जो बजट्स हैं, बल्कि अपने उन्होंने जो रेवेन्यूज हैं, महसूल जो खुद उन्होंने इकट्ठे करने हैं, उसका उसकी एक वैल्यू तय हुई थी, वो शर्त थी। ये तीनों शराइत मीट हो गई हैं, उसकी डिटेल्स बाद में जाते हैं। 2 शर्तें जो नहीं जो है पाकिस्तान जिस पे अमल कर सका, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेल हो गया है 6009 अरब रुपया इकट्ठा करने के लिए, जो उनका हदफ था 6 माह का। और एक और जो हदफ वो भी FBR का ही है, 23.5 अरब रुपया ताजरों से ताजर 2 स्कीम के तहत निकालना था, वो नहीं निकाल सके। वो 12,80,000 रुपया था। मैंने जब दिसंबर के एंड पे चेक किया तो उसमें थोड़ा सा नंबर शायद बेहतर हो जाए। अब अगर 1 बाय 1 इनको देख लें, इसमें कामरान जो बजट सरप्लस था उसका जो हदफ था इनका कोई 2880 अरब रुपए के करीब था। इन्होंने 3600 अरब रुपए का प्राइमरी बजट सरप्लस हुकूमत ने जनरेट किया है, जिसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो पूरे साल का मुनाफा था 2500 अरब रुपए का, वो अपफ्रंट लिया गया है सितंबर तक, और वही फिर अभी तक उसी का बेनिफिट चला आ रहा है। चारों सूबाई हुकूमतों ने क्यूमुलेटिवली 750 अरब रुपए का कैश सरप्लस दिखाना था, उन्होंने उससे बेहतर दिखाया है 776 अरब रुपए का। चारों सूबाई हुकूमतों ने अपने जो महसूलात खुद इकट्ठे करने थे वफाक से जो उनको शेयर जाता है उसके अलावा 376 अरब रुपए खुद इकट्ठा करना था उन्होंने क्यूमुलेटिवली, उन्होंने 442 अरब रुपया किया। अगेन अ गुड परफॉर्मेंस। FBR जैसा हमने बताया दैट्स अ मेजर फेलियर हेयर। और ये इसके अंदर एक और चीज़ मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, अगर ओवरऑल आप देखें ना, जो खर्चे हैं वो अभी भी तकरीबन 22% में उसमें इजाफा हो रहा है, और जो रेवेन्यूज हैं उसमें इजाफा जो है 26% है फेडरल गवर्नमेंट का। ज़्यादातर फोकस अभी तक जो रहा है वो महसूलात के ऊपर है, खर्चों के ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं हो रहा। और उसकी एक जो बुनियादी वजह है ना वो आपका है जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी थी। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 6 माह में, सिर्फ 6 माह में पाकिस्तान ने 5100 अरब रुपया 5100 अरब रुपया उन्होंने कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी की है। 890 अरब रुपया इसके अलावा जो है वो दिफा पे खर्च हुआ। अगर इन दोनों हेड्स को आप मिला लें तकरीबन 6100 अरब रुपया बनता है। और वफाकी हुकूमत की जो खालिस्तान आमदन थी ना सूबों को शेयर देने के बाद, वो इन दोनों खर्चों से 143 अरब रुपया कम थी। तो दैट इज द डायलेमा ऑफ पाकिस्तान। इसमें 2 अब इश्यूज चलें, ये जो 5 में से 3 शराइत तो मान ली, लेकिन जो 2 शराइत नहीं पूरी कर पाया, और मुमकिन नहीं है कि वो पूरी होंगी क्योंकि वो तो टारगेट मिस हो गए हैं। रेवेन्यू का हदफ भी पहले 6 माह का, और उसके बाद जो ताजरों से टैक्स लेना था। अब जब रिव्यू मिशन आएगा तो जो पाकिस्तान के पास कोई ऐसी जस्टिफिकेशन है कि वो नहीं ये मीट कर पाए और उसका असर ना पड़े जो अगली हमें किस्त जारी होनी है, या एक ये मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है, और इसका वे आउट क्या है? नहीं, इट कैन बी अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इस पे जो FBR का मौकिफ है वो ये है कि जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे वो चेंज हो गए। महंगाई, इस पर हमने बड़ी डिटेल में एक प्रोग्राम भी किया था। महंगाई इन्होंने असेस की थी 9.5% के करीब होगी। वो आपको पता है कि एवरेज इन्फ्लेशन जो है अभी 7 माह में 6.5% है। एनुअल रेट जो है जनवरी का लास्ट हमने येस्टरडे उसका जिक्र किया था 2.4% के ऊपर है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ने की रफ्तार कम हो तो उसकी वजह से फिर रेवेन्यू कलेक्शन आपकी अफेक्ट होती है। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा डायलेमा ये हुआ कि जो इन्होंने 1400 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए, जो इनका ख्याल था कि उससे 1400 अरब रुपया इकट्ठा होगा पूरे साल में, और इस लिहाज से उसके पहले 6 माह के अहदाफ थे, वो पॉलिसी मैयर उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तीसरी चीज़ ये पाकिस्तान की इकॉनमी स्लो हो रही है, सबको पता है ग्रोथ हो नहीं रही। प्राइम मिनिस्टर जितने मर्जी बड़े बड़े इश्तहारात दें, चले हमें तो अच्छा है कि आमदन आ रही है अखबारों को, बट इश्तहारात से कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। एक रिलेटिव स्टेबिलिटी अपनी जगह पे है। हमने कल के प्रोग्राम में जिक्र किया अगर इतने ही अच्छे थे तो चीन से क्यों हम 3.4 अरब डॉलर के कर्ज की रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त कर रहे हैं। तो ये वो चंद फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपको FBR के अहदाफ हासिल नहीं हो रहे। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मल्टीपल टाइम्स FBR को ये बता चुके हैं कि मैं मिनी बजट लाने की इजाजत नहीं दूंगा, आप अपनी इन्फोर्समेंट को बेहतर करें। अब जो केस IMF के सामने पेश होगा कि जी ये 3-4 बड़ी वजूहात थी, हमने बड़ी कोशिश की, हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मिनी बजट आ नहीं सकता, तो बेहतर है कि जो अहदाफ है जो हमारे ओवरऑल उसको आप कम कर दे। लेकिन जो ये तो है इकोनॉमी की, यहाँ पे जस्टिफिकेशन कुछ हो सकती हैं टारगेट मिस करने की। जो ताजरों वाला मसला है ना, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती।
अब वो है इंडिकेटिव टारगेट, वो उस तरीके से हार्श कंडीशन नहीं है। इंडिकेटिव टारगेट कर लें तो अच्छा है, ना करें उस पर आपकी क्लास होगी एफबीआर की भी और हुकूमत की भी, बट वो इस तरीके का स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बन सकता कि जिससे आपका जो है प्रोग्राम रुक जाए। लेकिन रेवेन्यू की जो आप बात कर रहे हैं, आपने खुद जिक्र किया कि पहले 5 माह के अंदर हमने जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी की वो गैर मामूली है और ये सबको पता है। लेकिन ये बात भी है कि पिछले अगर आप 10 महीनों में देखें तो बतदरीज जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे हैं। डू यू थिंक कि ये भी एक गवर्नमेंट के लिए फेस सेविंग हो सकती है कि जो अब एंटिसिपेट किया जा रहा है कि महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे, तो उससे श्योरली जो आपका आमदन और जो आपकी जो टैक्स कलेक्शन है, जो एक इम्बैलेंस है, वो थोड़ा सा करेक्ट हो जाए क्योंकि आपकी अदायगियां जो सूद वो कम हो जाएंगी। तो वो एक फेस सेविंग हो सकती है कि शायद गवर्नमेंट ये कहे कि हम जो कम अगर होंगे कर्जों पर सूद की जो अदायगी है तो उससे कम से कम अपने अखराजात मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जो प्राइमरी बजट का जो हदफ है ना, उसका इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा इसकी वजह से, क्योंकि जो प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ होता है वो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी को माइनस करके रखा जाता है। बट ओवरऑल जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले महीने कहा कि जो जब 13% तक शरह सूद आ गई थी, अब तो 12% हो गई है ना, उन्होंने कहा तकरीबन 1300 अरब रुपया हुकूमत की सेविंग होगी। तो जो 9,800 अरब रुपए का बजट रखा था हुकूमत ने, उन्होंने कहा जी वो रफली को 8,500 अरब रुपए के करीब खर्चा होगा। और जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री की असेसमेंट है वो इससे भी ज़्यादा वो ले रहे हैं नंबर बेहतर, वो कह रहे हैं कि 8300 बिलियन रुपीज़ के करीब खर्चा हो। तो सेविंग है जो अगले साल के बजट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक और जो चीज़ जिसको डिस्कस करने की जरूरत है वो है सूबों की कारकर्दगी, क्योंकि इन्होंने सरप्लस तो जनरेट कर दिया, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखें ना, एक बहुत बड़ा जो नंबर जो यहाँ पे आ रहा है ना, एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है, जिसका टोटल जो डिस्क्रिपेंसी है ना वो 440 अरब रुपया है, जो वफाकी हुकूमत ने और चारों सूबाई हुकूमतों ने खर्चा किया और पता नहीं कहाँ खर्चा किया। 440 अरब रुपए का खर्चा हुआ और पता नहीं कहीं। अगर इसका ब्रेकअप देखें ना, पंजाब की जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है वो तकरीबन 199 या 200 अरब रुपए के करीब है। 200 अरब रुपए का खर्चा पंजाब ने किया है, जिसको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी वजारत खजाना ने शो किया। कहाँ खर्चा हुआ है नहीं पता। सिंध की स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी 22 अरब रुपए की है, खैबर पख्तूनख्वा की 34 अरब रुपए की है, बलोचिस्तान की हुकूमत की ये कोई बनती है 53 अरब रुपए की, और जो फेडरल गवर्नमेंट की है वो 237 अरब रुपए की है। ये बैड अकाउंटिंग होती है। ऐसा होता नहीं है कि खर्चे का पता ना हो, इसको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी लिखा तो जाता है, कुछ सम टाइम तो इसका वक्त लगता है, हो सकता है मार्च तक कि जब ये अकाउंट्स आएंगे तो नंबर्स ये जो 400 अरब के करीब है, 440 रिकंसाइल हो जाए, बट कुछ ना कुछ रहता है, ये होना नहीं चाहिए। अब तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन इनके पास आनी चाहिए ना। तो और कुछ जगहों पे ये डिस्क्रिपेंसी इस वजह से खर्चा हो गया ज्यादा, और कुछ जगह पे डिस्क्रिपेंसी इसलिए आ रही है कि जो गवर्नमेंट के कैश डिपॉजिट्स पड़े हुए मुख्तलिफ बैंक के साथ, उसमें कुछ कमी बेशी हुई है, तो इनके जो नंबर्स हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। तो ओवरऑल अगर आप फिस्कल फ्रंट के ऊपर अगर हम इसको कंक्लूड करें, इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं है फिस्कल परफॉर्मेंस, काफी चीजों को टाइट रखा हुआ है। पेंशन आपके चंद जो बड़े खर्चे होते हैं जो आपको करने ही करने हैं, पेंशन है आपकी, सिविल गवर्नमेंट का खर्चा है, दिफा का खर्चा है, कर्जों के ऊपर सूद की जाएगी, बाकी हुकूमत उस तरीके से खर्चे नहीं कर रही। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। जो वजारतें इन्होंने बंद करी और हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, वजारतें उस तरीके से अभी तक बंद नहीं हो रही। एक जो काम हुआ है उसकी वजह कुछ और है। जो एविएशन डिवीजन है उसको वजारत दिफा में मर्ज कर दिया गया है। अब उस क्यों मर्ज किया गया है, दिफा का एविएशन के साथ क्या ताल्लुक है हमें नहीं पता, बहरहाल काबीना ने यह फैसला कर दिया है और उसकी मर्जर का गलबा नोटिफिकेशन भी होगा। अब मेरी इतला ये है कि जो मैरी टाइम अफेयर्स की जो वजारत है उसको भी शायद दिफा में मर्ज कर दिया जाए, बट हतमी फैसला भी इस पर नहीं हुआ। मैरी टाइम की एक टास्क फोर्स बनी हुई है, वो उसके हवाले से क्या रिकमेंडेशन देती है क्या नहीं देती वो बाद में पता चलेगा। चलें, मैरी टाइम की आपने बात की है, इन दिनों जो अमन 25 साइजेस मल्टीनेशनल वो जारी हैं कराची में, और ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है, एनुअल फीचर है। इस दफ़ा 60 से ज़ायद जो ममालिक हैं उनकी नेवीज शिरकत कर रही हैं, और इम्पॉर्टेंटली उसमें यूएस भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, जापान भी है, इस तरह के ममालिक जिनके आपस में अदरवाइज बायलैटरली बहुत से इशूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन तमाम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया और ये एक्सरसाइज जारी है। सो इट्स ए गुड डेवलपमेंट। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो आए रोज कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इंटरनेशनल वो हेडलाइंस में रह रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को इक़्तिदार में आए अभी 3 हफ्ते नहीं हुए और इन चंद दिनों के अंदर उन्होंने ऐसे इकदाम लिए हैं कि हर रोज़ आप देख रहे होंगे कि वो इंटरनेशनल शह सुर्खियों में रहते हैं। और इस हफ्ते भी कोई मुख्तलिफ नहीं था जो उन्होंने इकदाम किए। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पहले गैर मुल्की लीडर थे जिनको वाइट हाउस दावत दी गई, और हैरान कुन बात नहीं है क्योंकि अमेरिका और जो इसराइल के आपस में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया को हैरान कर दिया, ना सिर्फ दुनिया को बल्कि वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमरीकी सदर ट्रंप ने गज़ा के हवाले से ये कहा कि अमरीका ने एक मंसूबा बनाया है कि गज़ा को वो टेक ओवर कर लेंगे, यानी कि कब्ज़ा कर लेंगे और वहाँ पर जो रियल स्टेट का जो भी मंसूबा है वो उसका आगाज़ करेंगे। और उन्होंने एक टर्म यूज़ की कि गज़ा मुस्तकबिल में रिवेरिया ऑफ द मिडल ईस्ट के तौर पर जाना जाएगा, और जो 23-25 लाख वहाँ पर फ़लस्तीनी हैं जो बेघर हो गए थे, अब उन्होंने वापस आना शुरू किया है सीज़ फायर के बाद। उनको इजिप्ट और जॉर्डन वो एक्सेप्ट कर लिया, और उस पर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भी और उनके जो इंतहा पसंद वहाँ पर जो तंजीमें हैं उन्होंने भी कभी ऐसा पब्लिकली नहीं कहा कि वो गज़ा के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने ऐसा किया। और इम्पॉर्टेंटली शहबाज, ट्रंप ने जब ये सारी बातें की तो ये इतना बड़ा आई थिंक उनकी तरफ से एक पॉलिसी शिफ्ट था जो अमेरिका की पॉलिसी है, बावजूद इसके कि अमेरिका हमेशा से इसराइल को सपोर्ट करता है, बट उनकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी भी हिमायत करते हैं। और इतना बड़ा उनकी तरफ से ये ऐलान था कि अमेरिका के अपने जो इत्तेहादी हैं उसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम ममालिक ने भी ट्रंप के इस प्रपोजल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफवर्जी है। इससे बड़ी गैर इंसानी बात नहीं हो सकती। पहले उनको तबाह बर्बाद किया गया, उनको मारा गया, शहीद किया गया। अब कह रहे हैं कि वो ज़मीन का वो टुकड़ा जो छोटा सा टुकड़ा बच गया है, सिंस 1948 इसराइल मुख्तलिफ मौक़ों पर कब्जा करता रहा है। गज़ा की स्ट्रिप है या वेस्ट बैंक है, मगरबी किनारा, बाकी वहाँ पे बचा क्या है पैलेस्टीनियंस के पास, और उसके ऊपर भी ये प्रपोजल किया उनको वहाँ से निकाल दे, उनको बड़ी अच्छी हम जिंदगी देने जा रहे। इससे बड़ी गैर इंसानी बात नहीं हो सकती। आपने खुद बताया जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया इनको लेने के लिए, और उनके लेने के बाद आप ये सवाल ही क्यों करें, ये बात ही क्यों करें कि उनको उनके मुल्क से निकाल दिया जाए। इसके ऊपर सऊदी अरब का भी रिएक्शन आ गया, पाकिस्तान का भी आ गया। बहरहाल इस किस्म के अगर प्रपोजल्स आएंगे तो फिर अमेरिका को कोई भी दुनिया में जो है वो सीरियस नहीं लेगा, और इस तरह की बात करके अमेरिकन की जो पहले ही एक पोजीशन ग्लोबली कंप्रोमाइज हो चुकी है, जब पैलेस्टीन का अटैक हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने उसको डिफेंड किया, अब ह्यूमन राइट्स का लेक्चर दुनिया को नहीं दे सकता अमेरिका। अगेन इस तरह की बात करके अपने आप को खराब कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो सवाल, जब इवन वहां पर कुछ जो सहाफ़ी मौजूद थे अमेरिकन, वो भी ये कह रहे थे कि उनके लिए बड़ा ये सर चकरा देने वाला प्रपोजल था, और कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद जिस तरह की ट्रंप की आदत है कि ये ऑफ द कफ उन्होंने कोई कह दिया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाकायदा उसके ऊपर एक स्टोरी छापी और उन्होंने कहा कि ये ऑफ द कफ नहीं था, बाकायदा इसके ऊपर गुज़श्ता कई दिनों से काम हो रहा था, और जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो अपने जो चंद उनके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट्स हैं उनके साथ ये मामला डिस्कस कर रहे थे। हैरान कुन ये बात थी जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता था कि इतना जल्दी वो पब्लिकली ये सब कुछ कह देंगे। और उनके बकौल क्योंकि वो रियल स्टेट टाइकून रहे हैं, तो ये एक कोई रियल स्टेट का मंसूबा है, हालांकि हिस्टोरिकली उनको पता नहीं है कि ये कितना सेंसिटिव मामला है। और इम्पॉर्टेंटली ये जो गज़ा की आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पट्टी 41 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ इसराइल है और एक तरफ जो इजिप्ट है, और ये मुस्तकबिल की जो फ़लस्तीन की रियासत है ये उसका एक अहम हिस्सा है। और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो मेजॉरिटी लोग कौन रहते हैं वो भी मुहाजरीन है फ़लस्तीनी, जिनको 1948 में अरब इसराइल वॉर जो हुई थी, जहाँ पर आज इसराइल मौजूद है, वहाँ से अपने घरों से फ़लस्तीनियों को बेघर किया गया, वहाँ पर जो नाजायज़ इसराइल की रियासत है उसका क़याम अमल में आया, और अब उन मुहाजरीन को भी कहते हैं कि वहाँ से भी वो निकल जाएं। और इसीलिए आउट राइटली चलें, बाकी जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं या जो प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेस हैं उन्होंने तो रिजेक्ट किया, जो अपने वेस्टर्न इत्तेहादी हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। और फिर वही वाली बात है कि ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के इकदाम से हो क्या रहा है कि वो जो अमेरिका की रही गई दुनिया में साख है और अपने इत्तेहादियों के दरमियान भी साख है, वो मुतासर हो रही है। बट इसका जो डेंजरस साइन ये है कि इसका मतलब है कि वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक राइट विंग हार्ड लाइन लीडर हैं, बाकी जो वहाँ पर जमातें हैं वो तो पहले ही ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रही हैं, वो कब्जा करना चाहती हैं पूरे फ़लस्तीन के ऊपर। उनको ज़रूर इनकरेजमेंट मिलेगी
कि वो वाकई इस बारे में सोचें कि गजा के ऊपर परमानेंट कामरान, इसमें जो सऊदी अरेबिया की जो स्टेटमेंट आई थी ना, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ईस्ट जेरूसलम है वही पैलेस्टीनियन रियासत का जो वो कैपिटल होगा, और 2 स्टेट सोल्यूशन की बात दोबारा की। मतलब इस बात को रिजेक्ट सऊदी अरेबिया की तरफ से भी कर दिया गया, विच टू मी इट वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि एक बात कही जाती है कि शायद सऊदी अरब अपनी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स फलस्तीन वो चेंज कर रहा है, क्योंकि वो अब्राहम अकॉर्ड जिसके बारे में कहते हैं ना, जो पहली टर्म भी थी ट्रंप की, जिसमें वो उन्होंने प्रपोजल दिया था कि तमाम जो अरब रियासतें हैं वो रिकग्नाइज करें इसराइल को, और ये कहा जाता था, और जब ये दोबारा सदर बने हैं तो उन्होंने कहा कि उसको वो रिवाइव करेंगे। और खदशात यही थे कि जो सऊदी अरब है, जो एक हिस्टोरिकली OIC की, मुस्लिम दुनिया की, UN सिक्योरिटी काउंसिल की पोजीशन रही है, उससे हट के कोई फैसला करेंगे। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद बड़ा वाज़े तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें कोई इबहाम नहीं है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इसराइल की रियासत को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती, जिसके बॉर्डर्स प्री 1967 जब इसराइल अरब वॉर हुई थी, और ईस्ट जेरूसलम जो है वो मुस्तकबिल की जो फ़लस्तीन की रियासत है उसका कैपिटल हो। और ये एक प्रिंसिपल स्टांस है OIC का भी, तमाम मुस्लिम ममालिक का भी, बेस्ड ऑन जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं। तो जो अब्राहम अकॉर्ड की बात की हो रही थी रिवाइवल की, तो उस पर क्लियरली सऊदी अरब ने एक पोजीशन ली है। पाकिस्तान ने भी इसके हवाले से बयान जारी किया और आउटराइटली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रपोजल पाकिस्तान को भी काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे इकदाम हैं जो ट्रंप ने लिए हैं इसी हफ्ते, जिसका पाकिस्तान को भी नुकसान हो सकता है या पाकिस्तान भी मुतासिर हो सकता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से जो हैरान कुन फैसलों का सिलसिला जारी है, इस हफ्ते एक और उन्होंने फैसला लिया जो दुनिया की सबसे बड़ी एड एजेंसी है, US एड उसे कहते हैं, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो 120 ममालिक में खास करके जो सेहत के शोबे हैं वहाँ पर वो ग्रांट्स वगैरह देते हैं और वो काम करते हैं, उसको उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। और जो अमेरिका के अंदर को 2200 उनके मुलाजमीन थे उनको पेड लीव पर भेज दिया है। और दूसरा जो ओवरऑल ओवरसीज अगर आप स्ट्रेंथ देखते हैं US एड की, जो क्योंकि 120 ममालिक में, इवन पाकिस्तान में भी वो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, 10,000 उनकी तादाद है, और एनुअल जो बजट है उनका वो $40 बिलियन है। और अब ट्रंप ने इस वजह से US एड को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो करप्शन का गढ़ है, यहाँ पे किकबैक्स और ये सारे मामलात सामने आते हैं, और इस इदारे को काम तो वो करता रहेगा लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का इदारा नहीं, बल्कि उसको अब US स्टेट डिपार्टमेंट की सरपरस्ती कर दी है उन्होंने। और उसमें कहा उन्होंने क्या है कि और जो मार्को रूबियो हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, कि अब अमेरिका देखेगा कि जो हम एड दुनिया को देते हैं वो US एड के प्लेटफॉर्म से हो या किसी और प्लेटफॉर्म से हो, वो क्या इन लाइन विद जो अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है या खास करके जो ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है। और इस पर अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, और इसके हवाले से टेम्परेरी तौर पर तो एक वहाँ की मकामी अदालत ने इस पर स्टे तो दे दिया है, खास करके जो 2200 मुलाजमीन को पेड लीव पर भेजा है। मुस्तकबिल का वो फैसला करेंगे कि क्या ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है ट्रंप का वो आइन के मुताबिक है या नहीं है। बट क्लियरली जो सदर ट्रंप हैं वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद कहा था कि फन टाइम शुरू होने वाला है, तो श्योरली बहुत से लोगों के लिए फन टाइम होगा, लेकिन जो लोग इससे मुतासर होंगे तो उनके तो रोजगार का भी मसला है। कामरान, अच्छा, अमेरिका अपना मजाक खुद दुनिया में अड़ा रहा है, उसकी किसी जरूरत नहीं है, उसको चीन की जरूरत नहीं है, उसको किसी और मुल्क की जरूरत नहीं है अपने आप को तबाह करने के लिए। अगर सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें, जो कि हमारे पास टाइम कम है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट किसी भी किस्म का नहीं आएगा। दो चीज़ें हैं जहाँ पे इसका आप इम्प्लीकेशन देख सकते हैं। आपको याद होगा जैसे हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी, कैरी लुगर बिल भी इवन के जब पास हुआ था $7.5 अरब का, वो पैसा भी पाकिस्तान नहीं आया। माजी के जो दहाइयों पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी इसमें ऐड किए गए। ये हमेशा से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टूल तो रहा है, उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स तो हासिल किए हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए, एड प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान में सालाना हार्डली 100 से $150 मिलियन की पाकिस्तान को ये ग्रांट होती थी, ज़रूर मिलती थी, पर उसमें ज़्यादातर वही कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट,
सैनिटेशन में छोटे छोटे अमाउंट्स यूएस हर साल देता रहा है। जहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर वो एरिया है कि जो कुछ प्रोफेशनल्स जो थे, जो इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पे काम कर रहे थे, उनके साथ उनकी नौकरियां जरूर खत्म होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है नौकरियों की हद तक। वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ओवरऑल जाहिर है कि यूएस एड के तहत जो भी मंसूबे होते हैं वो तो पाकिस्तान के खजाने में तो पैसा आता नहीं, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ एरिया जरूर है, मसलन अमेरिका के अंदर भी ये डिबेट हो रही है, अफ्रीका के अंदर यहाँ पर कई जो हेल्थ के मंसूबे हैं, मसलन पोलियो की वैक्सीन होंगी या इस तरह के जो बाकी मामलात है, वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ को जो भी अगर कह लें कि बेशक थोड़ी सी उससे फ़र्क पड़ रहा हो, वो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उसका लार्जर जो फ़र्क पड़ेगा वो अमेरिका को खुद पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इन मंसूबों के ज़रिए, हम कल भी बात कर रहे थे कि अपने जो फॉरेन पॉलिसी के एजेंडाज हैं उनको भी आगे लेकर चलते हैं और फिर दुनिया को ये बताते भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, हम वर्ल्ड लीडर हैं, और उसका वो हक भी अदा करते हैं कि जहां भी जिसको कोई मुश्किल पेश आए तो उसकी वहां पे मदद करते हैं। तो अगर वो अपनी इस पॉलिसी और इस तरजीह को ख़त्म कर देंगे, यूएस एड को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, तो वो अमेरिका के पास जो एक लेवरेज थी हमेशा से रही है, वो लेवरेज फिर उनके लिए ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान का ये कहना है कि हम ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं ट्रंप के साथ, और हम तवक्को कर रहे हैं कि यूएस एड के तहत जो भी मंसूबे पाकिस्तान में थे उस पर जो काम रुक गया है वो जल्द बहाल होगा। अब वो बहाल होता है या नहीं होता, दैट रिमेन्स टू बी सीन। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।